Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study human cell structure. So this is the content that we are going to study. सबसे पहले हम लोग देखेंगे human cell का introduction. Then we'll move towards three main parts the cell. Cell के main parts कौन कौन से हैं? एक है plasma membrane, एक है न्यूक्लियस, एक है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, प्रोक्सिसोम्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स या साइटोस्केलेटन, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो ह्यूमन सेल क्या है? सेल जो है बेसिकली स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में. अभी इस वक्त हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. जैसे बॉडी जो है वो ब्लड पंप कर रही है, यूरिन को फिल्टर कर रही है, फूड डाइजेस्ट कर रही है या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सेंड कर रही है. सो वो सारी चीज़ें जो है वो सेल कंट्रोल करता है. और सेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं. जैसे कुछ सेल जो है वो राउंड होंगे, कुछ फ्लैट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे, इसी तरह कुछ शॉर्ट या थिक होंगे. और साइज में भी वेरिएशन आती है. जैसे ब्रेन का जो सेरिबेलम है उसका जो सेल का साइज है वो 4 माइक्रोमीटर है. ये जो ह्यूमन का एग्स है उसका 100 माइक्रोमीटर साइज है. सो फंक्शन के अकॉर्डिंगली साइज भी डिफरेंट होता है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और इसी तरह फंक्शन भी डिफरेंट होता है. अब सेल की तीन जो मेन पार्ट्स हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. अब इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको डिटेल से देखेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक थिन फ्लेक्सिबल बैरियर है जो कि सेल के इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है. और ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि कौन से आयंस या मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर जाएंगे और कौन से सेल से बाहर जाएंगे. अब बात करते हैं न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है. और न्यूक्लियस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है. और डीएनए हमें पता है कि वो सारा जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है या जो हमारी इनहेरिटेंस है उसको कंट्रोल करता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है. इसके अलावा साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो है वो सेल के वो इसमें हो रहे होते हैं और इसमें ही सारे ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं स्वाइन न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म में काउंट नहीं करते. न्यूक्लियस एक सेपरेट चीज़ है, साइटोप्लाज्म सेपरेट है और साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स आएंगे. अच्छा, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन सेल की. ये ह्यूमन सेल को काट के और फिर उसको दिखाया गया. जो नंबर 1 पे है ये है न्यूक्लियस. नंबर 3 से लेके नंबर 13 तक ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं. और जो नंबर 14 है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है या एक बैरियर है जो कि इनर सेल के इनर एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करता है. और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होंगी तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है. और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है कि उसमें से इस सेंस में कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें से पास आउट नहीं हो सकते. जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत होती है सिर्फ वही चीज़ अंदर जाती है या वही चीज़ बाहर आती है कि जिसको सेल ने एक्सपोर्ट करना हो. इसके अलावा दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. और एक जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि डिफरेंट तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं उसकी बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में. एक प्रोटीन होता है जिसने बाइलेयर को क्रॉस किया होता है और बाइलेयर में एम्बेडेड होता है.
उसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और एक प्रोटीन वो होता है जो उसकी सरफेस पे पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और इन सब के अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि कुछ ये एज अ चैनल ये ट्रांसपोर्टर एक्ट करते हैं कि कौन से आयन ने अंदर जाना है या कौन से बाहर जाना है, किस जितने भी हॉर्मोन्स के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना ये प्रोटीन कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है वो भी एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्कर एक्ट कर रहे होते हैं, और वो भी इसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि किस चीज़ की जो है ज़रूरत है सेल को, और वो इसी तरह से वो उसको अंदर लेकर आते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्मॉल एरिया दिखाया हुआ है। ये एक लेयर है इसकी फॉस्फोलिपिड की, ये नीचे वाली दूसरी लेयर है, इसीलिए हम इसको बोल लेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है क्योंकि इसने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं किया हुआ। ये इंटेग्रल प्रोटीन है, इसने क्रॉस किया हुआ है और ये एम्बेडेड है इसमें। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल है, ये ग्लाइकोलिपिड है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं जिसने इसकी जो शेप है या पूरा जो सेल की शेप है वो मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स को अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है न्यूक्लियस, उसको अब हम देखते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस होता है जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। अब जैसे पूरे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, जैसे साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, और इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जितने भी जो भी चीजें न्यूक्लियस में बन रही होती हैं वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर निकलती हैं। और डीएनए के अलावा न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स पड़े होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन्स और डीएनए को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्रोमेटिन। इसके अलावा इसमें एक और न्यूक्लियस में रीजन पाया जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और उसमें जो है वो राइबोसोम्स बनते हैं। अब न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा इसकी डायग्राम को देखते हैं। ये जो दो लेयर आ रही हैं इसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं येलो जो पोर्स हैं ये हैं न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो आपको सेंटर में डेंस सा ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बनते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सेल से बाहर निकलते हैं। अब कुछ राइबोसोम फ्रीली मूव करेंगे साइटोप्लाज्म में, कुछ जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाएंगे। अब इसकी ये आप नोट करें कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर लेयर है ये कंटिन्यू हुई हुई है किस चीज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, वो भी अभी आगे आएगा तो फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो चीज है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन के अंदर होता है डीएनए। अभी जैसे पीछे हमने बात की कि डीएनए और प्रोटीन को हम लोग कंबाइन करके बोलेंगे कि क्रोमाटिन है। अब जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये जो क्रोमाटिन है ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये जब हम लोग माइटोसिस का पढ़ेंगे प्रोसेस फिर आपको उसमें पता चलेगा। अभी के लिए आप लोग ये याद रखें कि ये क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड होना होता है तो वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में अरेंज होता है और उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्जी एपरेटस है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन कुछ के मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, जैसे कि सेंट्रियोल्स हो गए या फ्री राइबोसोम्स हो गए। और डिफरेंट जो सेल है उसका उसके फंक्शन के लिहाज से उसकी डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे मसल सेल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। पेंक्रियाज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं या सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। ये ओवरऑल सेल है। ये सारा जो है वो डिफरेंट वो ऑर्गेनल्स का बताया हुआ है और स्ट्रक्चर बताया हुआ है और पूरी जो है वो डायग्राम बताई हुई है। अब डिफरेंट ये सारे जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शन बताया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि फोल्ड हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, और उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। इसमें जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जिसमें इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं कि वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी बनाते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि पावर हाउस है एनर्जी का। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ये अपने प्रोटीन जो है वो बना सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं राइबोसोम्स, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। अब क्योंकि जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे उसका काम होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स नहीं है और ये एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है वो बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाते हैं जो कि मूव करती है सेल से बाहर या सेल के अंदर। राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर बनता है और फिर वो बाहर निकलता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है या फ्रीली साइटोसोल में मूव करता है और ये भी सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस जो है वो सेक्यूल्स हैं जो राइबोसोम्स न्यूक्लियस में बन के न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म से वो जो राइबोसोम्स हैं वो जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस जो है वो ओवरऑल उसको पैक करता है, उसको मॉडिफाई करता है और वो फिर प्रोटीन बनती है। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स ऐसे वेसिकल्स हैं कि जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए होती हैं उसको वो इनगल्फ करता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है और उसको जो भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वगैरह आए होते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं उनको किल करता है। वैक्यूल्स क्या है? लार्ज मेम्ब्रेनस सैक्स हैं और ये बेसिकली चीज़ों को स्टोर करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम एक पोर्शन है सेल में, उसमें पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं कि ये जब सेल डिवीजन होती है तो ये डीएनए को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब साइटोस्केलेटल जो फाइबर है उनको उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं और ये ट्यूब्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं? सीलिया या फ्लैजिला में पाए जाते हैं। सीलिया या फ्लैजिला क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिसने सेल के थ्रू बाहर मूव करना होता है उसको भी ये हेल्प आउट करते हैं कि वो बाहर मूव करे। थर्ड फंक्शन ये है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम ने सेपरेट होना होता है, तो ये उनको भी सेपरेट करने में हेल्प आउट करता है। बी क्या है? माइक्रोफिलामेंट मेड ऑफ एक्टिन। ये माइक्रोट्यूब्यूल से स्मॉलर होते हैं बट माइक्रोफिलामेंट से लार्जर होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट है।
ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलके बना होता है, जैसे केराटिन हो गई या न्यूरोफिलामेंट हो गया, और ये बहुत स्टेबल होता है और ये पूरे सेल को जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जो फाइबर है ना, इनका बेसिकली काम ये है कि ये ओवरऑल जो सेल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है। सी है इंटरमीडिएट फाइबर्स मेड ऑफ केराटिन। ये माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट जो है वो थिनेस्ट पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटल के, और ये एक्टिन से मिलके बना होता है, और एक्टिन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सेल में जो मूवमेंट होती है प्रोटीन की, उसको मूव करने में, उसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, या जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसको उसमें हेल्प आउट करता है, जो एक्टिन और मायोसिन सिस्टम होता है उसमें हेल्प आउट करता है। प्रोक्सोसोम्स क्या है? ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एंजाइम्स होते हैं, ऐसा सैक है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और फैटी एसिड्स को या जो केमिकल टॉक्सिन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या है? कि ये सिक्रेटरी वेसिकल्स जब भी किसी चीज़ ने एक्सपोर्ट होना होता है सेल से बाहर, तो वो सेक्रेटरी वेसिकल्स में जाती है। सेक्रेटरी वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है और वो फिर सारा जो कंटेंट है वो बाहर निकाल देती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है? कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल ऐसे वेसिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर के जो कंपार्टमेंट है, जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, उसमें चीज़ें ट्रांसफर कर रहा होता है। सो ये सारा जो था ओवरऑल स्ट्रक्चर था सेल का। अब एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और ये आपको अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो मैं इसको चलाती हूँ तो आप इसको देखें। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER.
Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a So basically जो एनिमल का जो ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिए. बाकी जो वीडियो थी वो प्लांट से रिलेटेड थी. So this was all about today's lecture. Thank you very much.